स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश जीके थ्रू PYQs की इस श्रृंखला में, जहां पे आज हम पार्ट 5 कवर करेंगे, जो हमारे ACF 2025 के HP जीके का अंतिम पार्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारे पास बोलता है कि निम्नलिखित जो कथनों में से आपने सही कथन चूज करने हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहले में बोला गया है कि 2011 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.8% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 74% से 8.8% अधिक थी। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल कथन ठीक है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज 74 से 8.8% ज़्यादा है। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास कहती है कि 2019-21 में किए गए जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अनुसार हमारी जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी हिमाचल प्रदेश की, वो 93.3% थी। तो ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 93.3% है। और ये फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का है। तो डिटेल में देखते हैं कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80% बताई गई है, जिसमें महिलाओं की यानी फीमेल की साक्षरता दर 75.93% है। और जो पुरुषों की है साक्षरता दर, वो हिमाचल प्रदेश में 89.53% बताई गई है। वहीं अगर यहाँ पे हम बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर कितनी है? ये 88.15 बताई गई है। तो वहीं अगर बात करें दूसरे पे ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है साक्षरता दर के मामले में, जिसकी साक्षरता दर 86.53% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार। तो ये बात आप याद रखेंगे। और तीसरे पे कांगड़ा आता है, साक्षरता दर 85.67% के साथ। तो ये तीन आप याद रखेंगे, टॉप 3। वहीं अगर सेंसस 2011 के अन्य आंकड़ों की हम कुछ यहाँ पे बात करें, तो हम देखते हैं कि सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के सेंसस को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2011 का सेंसस के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें, तो सबसे हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन की बात करते हैं। पहले पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन 68 लाख के आसपास है। 68,64,602 ये पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर हमारे पास हाईएस्ट पॉपुलेशन जिस डिस्ट्रिक्ट की है वो कांगड़ा है। हम जानते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या लगभग हमारे पास ये 15 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। एग्जैक्टली हम देखें तो 15 लाख
10,075 ये इसकी जनसंख्या है। और दूसरे पे हमारे पास आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की लगभग लगभग 10 लाख के आसपास है, 10 लाख के आसपास जनसंख्या बताई गई है। एग्जैक्टली ये 9,99,777 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। और सबसे कम की बात करें अगर हम, सबसे कम 12वें नंबर पे आएगा ना वो, 10 सबसे कम लाहौल स्पीति की जनसंख्या है, जो कि 13,000 के आसपास जनसंख्या इसमें देखने को मिलती है, लगभग 13,800। एग्जैक्टली हम देखें तो 13,000 13,841 13,841। वहीं पे हम जानते हैं कि लाहौल स्पीति जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में लाहौल स्पीति सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ पहले नंबर पर आता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व के अनुसार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? हमीरपुर का है। हमीरपुर जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लगभग लगभग 407 व्यक्ति मिलेंगे आपको 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दूसरा सबसे डेंस पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास सोलन है। सोलन का जनसंख्या घनत्व हमारे पास 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो प्रदेश का जनसंख्या तो हमने देख ली, तो एरिया हम जानते हैं, एरिया हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी देख लिया हमने, दूसरा सबसे बड़ा, और वही एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लाहौल स्पीति है, एरिया के हिसाब से। और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से तो वो हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो इसके अलावा हिमाचल की जो सेक्स रेशो है, यानी लिंग अनुपात हिमाचल प्रदेश का पूरे का पूरा बात करें, पूरे हिमाचल का, तो सेक्स रेशो 972 सेक्स रेशो है, यानी प्रति 1000 मेल के अगर पैदा होते हैं तो उसके मुकाबले 972 फीमेल हिमाचल में है, और 1000 मेल अगर है तो इस हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है, वहीं हिमाचल प्रदेश ने जो जनसंख्या इसकी हमारे हिमाचल की 68 लाख के आसपास थी, तो ये 2001 के मुकाबले में कितनी वृद्धि हमने 12.94% बढ़ोतरी के साथ 2001 के मुकाबले 2011 में हमें देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की एक स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना है, तो उसके बारे में कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना इज करेक्ट? तो पहली स्टेटमेंट है कि सरकार ने जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था उसके लिए 100 करोड़ का अनुमोदन किया है, यानी इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रखे गए हैं स्वर्ण जयंती
सुपर 100 योजना के लिए। दूसरा कथन बोलता है कि इसमें आपके पास 10वीं के छात्रों को जो टॉप 100 में आएंगे तो उनको प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 1 लाख प्रति मेधावी छात्र जो टॉप 100 में आएगा, तो इस हिसाब से टॉप 100 यानी फिर 1 करोड़ बन जाएगा वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो ये बिल्कुल गलत है, या तो क्योंकि 100 मेधावी छात्र को 1-1 लाख प्रति छात्र अगर होंगे तो 100 को फिर 100 लाख होंगे। 100 लाख का मतलब हो गया कि 1 करोड़ होंगे। तो पहली स्टेटमेंट इसीलिए हमारे पास गलत है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया था 13.16 नंबर के चैप्टर में, जहाँ पे 1 लाख हमारे पास प्रोवाइड किया जाएगा टॉप 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट को, 10वीं के 10th के टॉप 100, और उसके लिए 1 करोड़ रखे गए हैं 2024-25 के लिए। 1 करोड़ अमाउंट सैंक्शन किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि SRS आधारित जीवन तालिका 2016-20 के लिए एक SRS ने एक अपनी जीवन तालिका रिपोर्ट की निकाली। उसमें हिमाचल प्रदेश में महिला और जो जन्म की जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है हिमाचल में फीमेल के लिए और मेल के लिए। महिला एवं पुरुष होना था यहाँ पे ना। महिलाओं के लिए कितनी है, यानी एवरेज हिमाचल में एक मेल कितना जीता है और एक फीमेल कितने ईयर्स तक जीती है, ठीक है। ये जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो SRS ने ये निकाला था हमारे पास, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार बताना है आपने। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि जो मेल की फीमेल की हमारे पास 77.5 और मेल की 70.3, यानी औसतन एक पुरुष महिला 77 साल तक जीती है और एक पुरुष 70.3 साल तक जीता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ SRS बेस्ड एवरेज लाइफ टेबल के अनुसार हमारे पास 2016 से 20 के बीच में बताना था हमने। 16 से 20 के बीच में यहाँ पे दिया गया था हमारे पास कि मेल के लिए 70.3 ईयर्स और फीमेल हमारे पास 77.5 ईयर्स तक जीवन प्रत्याशा हिमाचल में पुरुष और महिलाओं की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी जिक्र किया गया था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने जीते हैं, मतलब कितने अगर 1000 पैदा हो रहे हैं तो उसके पीछे उन 1000 में से कितनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर्स। तो हिमाचल में यहाँ हम देख सकते हैं कि 2005-6 में हमारे पास 36 की मृत्यु हो जाती थी 5 साल से कम उम्र में प्रति हजार बर्थ में से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि 2019 से 21 में हमारे पास ये संख्या 25.6 यानी लगभग 26 जो चाइल्ड थे उनकी संभवतः मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा हालांकि घटा है, 36 से 26 तक आ गया है, यानी हमारी जो
स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ी है, यानी बेहतर हुई है, इसीलिए ये जो 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो चुकी है। तो ये 26 अभी है हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात का जिक्र है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी, यानी अस्पताल में अस्पताल में जो जन्म देती हैं महिलाएं बच्चों को, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पास अस्पताल का रुख करते हैं डिलीवरी से पहले, है ना। तो फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 88.2% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है हिमाचल में, यानी लगभग लगभग 88, अगर 100 लोग हैं तो उनमें 88 लोग हॉस्पिटल में जाकर के चाइल्ड को बर्थ देते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि बजट एस्टीमेट के अनुसार फॉर हिमाचल प्रदेश 25-26 के बजट एस्टीमेट के अनुसार जो रिवेन्यू रिसीप्ट का शेयर कितना है, रिवेन्यू रिसीप्ट का शेयर कितना है टोटल रिसीप्ट में, यानी कुल जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, जो कुल हमारे पास प्राप्तियां हुई है, कुल रिसीप्ट हुआ जो हमारे पास, तो उसमें से कितना रिवेन्यू रिसीप्ट है। तो रिवेन्यू रिसीप्ट हमारे पास कुल प्राप्तियों का 74.30 के आसपास, 35 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम डिटेल में इसको देखें, एक हमारे पास रिसीप्ट होती है और एक होता है एक्सपेंडिचर, यानी सरकार को प्राप्तियां और सरकार के खर्चे। तो इनमें जो रिसीप्ट हमारे पास हुई, उनमें से हमारे पास रिवेन्यू रिसीप्ट जाएगी और कैपिटल रिसीप्ट, यानी और एक्सपेंडिचर में भी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो हमारे रिवेन्यू रिसीप्ट है, फिर आगे जाके सरकार को कहाँ कहाँ से प्राप्त रिवेन्यू प्राप्त होता है, तो उसमें से स्टेट का अपना अपना टैक्स रिवेन्यू, फिर सेंटर में स्टेट का जो शेयर होता है वहाँ से जो रिवेन्यू प्राप्त होता है, फिर स्टेट का नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ और ग्रांट इन एड जो सेंटर से मिलती है। तो ये हमारे पास बनाती है रिवेन्यू, जो टैक्स रिवेन्यूज़ है ना, टोटल रिसीप्ट का टैक्स रिवेन्यू पार्ट यहाँ पे बनाता है ये। और वो ऐसे टैक्स होते हैं जो कुछ सेंटर में स्टेट का हिस्सा और कुछ स्टेट के अपने टैक्सेस जो लगाई होती है और ग्रांट इन एड कितनी मिली होती है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टेट का अपना रिवेन्यू जो टैक्सेस से आता है, टैक्सेस से आता है, तो 27.4 टोटल रिसीप्ट का 27.4% हमारे पास स्टेट के अपने टैक्स रिवेन्यू से आता है। और उसमें अगर हम सेंटर के शेयर को जोड़ दें तो ये 18.3 प्लस हो जाता है इसमें। और जो ग्रांट इन एड यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, ग्रांट इन एड ओवर द पीरियड हमारे पास हिमाचल को जो सेंटर से प्राप्त होता है पैसा, ऐसे ग्रांट इन एड के रूप में है। तो ये ओवर द पीरियड आपके पास घटा है। और 2024-25 के जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, बजटरी एस्टिमेट है, तो उनमें ये ग्रांट इन एड कम होकर के 24.1 रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं यहाँ पे कि मेजर फिजिकल इंडिकेटर जो होते हैं हमारे टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में, टैक्स रिवेन्यू, स्टेट के अपने रिवेन्यू, ग्रांट इन एड्स, और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स,
टोटल एक्सपेंडिचर्स स्टेट के कितने हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर 58,000, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितने 58,444 अकॉर्डिंग टू बजटरी एस्टीमेट बताए गए हैं कि 58,444 हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल रिसीप्ट हमारे पास कितनी है, ये 42,153, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि जो हमारे रिसीप्ट है वो एक्सपेंडिचर से कम है, यानी हम डेफिसिट में है, हम घाटे में है, हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी है। ये आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 46,667 करोड़, ठीक है। यानी इतना खर्चा हमारा रिवेन्यू में चला जाता है। एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, टेबल में जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है इस तरह से। और जो नॉन टैक्स रिवेन्यू, एक तो रिवेन्यू टैक्स से आता है और दूसरा नॉन टैक्स, मतलब नॉन टैक्स रिवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सा देखिए किस चीज़ का है। नॉन टैक्स रिवेन्यू में जनरल सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड एंड प्रॉफिट। तो इसमें इकोनॉमिक सर्विसेज का शेयर सबसे ज़्यादा है, यानी नॉन टैक्स रिवेन्यू से हमें जो प्राप्त होता है रिवेन्यू नॉन टैक्स की सोर्सेज से, तो उसमें इकोनॉमिक सर्विसेज टोटल रिसिप्ट में तो हालांकि 4.8 हिस्सा है, लेकिन रिवेन्यू नॉन टैक्स रिवेन्यू में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, किसका, इकोनॉमिक सर्विसेज का। तो इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारे हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 24-25 स्टेट की जीएसडीपी बोलते हैं हम, ठीक है, स्टेट की जीडीपी का कितना परसेंट हमारे पास टूरिज़्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री 7.78%, यानी अगर आपकी स्टेट की जीडीपी 100 है, स्टेट 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 7.78 रुपये आपका टूरिज़्म इंडस्ट्री दे रही है कमा करके, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का टूरिज़्म पोर्शन में ये साफ साफ आपको दिखेगा। वहीं एक और प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कई बार कि ओवर द ईयर जो टूरिस्ट आए हिमाचल में, टूरिस्ट अराइवल तो 2024 दिसंबर तक अगर हम देखें, कुछ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और कुछ इंडियन टूरिस्ट ही आते हैं हमारे स्टेट में, ठीक है। तो 2024 दिसंबर तक अगर इस ईयर की बात करें हम, तो 83,000 फॉरेन टूरिस्ट आए, और जो इंडियन टूरिस्ट है वो 180.41 लाख, यानी लगभग हमारे पास कितने 1 करोड़ के आसपास हुए ना, 1,80,41,41 इतना बनाइए, है ना। तो इंडियन टूरिस्ट इतने आए, और टोटल हमारे पास 1,81,81,24,000 टूरिस्ट।
अप टू दिसंबर 2024 तक आए। और यहाँ पे हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ कि सबसे कम कौन से ईयर में हमारे पास टूरिस्ट देखने को मिले। तो सबसे कम 2020 जो कोविड का पीरियड था उस टाइम पे हमें टूरिस्ट देखने को मिले 32,13,000 के आसपास ही टूरिस्ट आए, जिनमें इंडियन इतने थे और 31.70 लाख और फॉरेन टूरिस्ट इतने। वहीं 2021 में जो फॉरेन टूरिस्ट है वो और कम हो गए हिमाचल प्रदेश में, लगभग कितने हुए, 500 के आसपास। हाँ, लगभग 5,000 के आसपास हुए ना। तो ये आप ट्रेंड यहाँ से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2024-25 के दौरान कितनी आंकी गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो जीएसडीपी यानी जीडीपी में, जो जीएसडीपी स्टेट की जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई और पर कैपिटा इनकम में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई 24-25 में के फाइनेंशियल ईयर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये हमें बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट की जीएसडीपी में बढ़ोतरी की, तो स्टेट की जीएसडीपी में बढ़ोतरी हमारे पास 6.7% हुई थी और वहीं हमारे पास पर कैपिटा इनकम हमारे स्टेट की 9.6% बढ़ी थी। तो डिटेल में अगर हम इसको देखें तो ये आप देख सकते हो टेबल फिगर नंबर 2.1, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। अब ये करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस में हमारे पास इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन के असर के अनुसार करंट प्राइस पे, जी हाँ, जिसको हम नॉमिनल प्राइस पे, वो नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, तो ये हमेशा ज़्यादा आती है, कांस्टेंट प्राइस पे थोड़ी कम आती है, क्योंकि करंट प्राइस में हमें इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इसको डिफ्रेंशिएट करने की, मान लीजिए कि किसी स्टेट में 100 रुपये आमदनी हो रही है, ठीक है, मान लीजिए वो एप्पल का प्रोडक्शन ही करता है, क्योंकि जीडीपी क्या है, किसी एक वर्ष में हमारे पास किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी होगी, या स्टेट में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक साल में हिमाचल प्रदेश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है ना, विद इन द लिमिट ऑफ दैट, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज एक साल में बनी, उनकी वैल्यूज़। मान लीजिए हिमाचल एप्पल का ही प्रोडक्शन करता है और एप्पल की साल में, पहले साल में 100 रुपये की प्रोडक्शन हुई, हम 10 एप्पल मान लो, 10 एप्पल मान लो हम लोग बेचते हैं, ठीक है, और हमारी इनकम हो गई 100 रुपये। और दूसरे साल में मान लो कि एप्पल तो 10 ही हमने बेचे, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई, वो हो गई 120। तो यानी यहाँ पे प्रोडक्शन तो सेम है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी इसलिए मिली क्योंकि प्राइस बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हैं फिर कि करंट प्राइस हमेशा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है, इसीलिए ज़्यादा आती है। तो वहीं हम यहाँ पे देखिए, अगर इसके करंट प्राइस पे स्टेट की जीडीपी 2024-25 में कितनी है, करंट प्राइस में 2,32,185 करोड़, ठीक है। और वहीं कांस्टेंट प्राइस पे देखिए आप 1,46,046,553 करोड़। तो ये जो डिफरेंस आया करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे, ये इन्फ्लेशन के प्रभाव के कारण। तो हम मोस्ट एक्यूरेट पैमाना हम कांस्टेंट प्राइस को ही मानते हैं, क्योंकि ये इसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होती है। तो ये
एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसीलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि स्टेट की हमारी जीडीपी, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न में कि बढ़ोतरी कितनी हुई है हमारी करंट प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में 23-24 के मुकाबले 24-25 के एडवांस एस्टीमेट के अनुसार 6.7 और 10.2 यहाँ पे दिया गया है कि हमारी स्टेट की जीडीपी बढ़ी है। ठीक है, 6.7। वहीं दूसरा था कि पर कैपिटा इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई। सॉरी। तो पर कैपिटा इनकम हमें पता है कि प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय औसतन मान लीजिए किसी स्टेट की जीडीपी इतनी है। स्टेट की जीडीपी को अगर हम पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं, स्टेट की जीएसडीपी को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, यानी प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। तो यहाँ पे 2024-25 के एडवांस एस्टीमेट के अनुसार हिमाचल की जो जीडीपी है वो देखो आप कितनी है। मान ली 2,57,212 रुपए प्रति व्यक्ति, इतना हिमाचल का आम एक आदमी औसतन कमाता है, 2,57,212। वहीं ऑल इंडिया की बात करें अगर हम, ऑल इंडिया के मुकाबले ऑल इंडिया कितनी, पूरे भारतवर्ष में 2,01,62 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो देखिए ऑल इंडिया की आय से हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम वृद्धि देखें तो प्रति व्यक्ति आय 23-24 के फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट के मुकाबले 24-25 में जो एडवांस एस्टीमेट आंके गए हैं उसके मुकाबले कितनी बढ़ी है। देखो हिमाचल प्रदेश की 9.5 थी और 24-25 में आंकी गई है 9.6। ठीक है, और देखिए हिमाचल की भी यहाँ पे देख सकते हैं आप 8.7 मतलब कांस्टेंट ही हिमाचल की कांस्टेंट बताई गई है कि 8.7 रहेगी वृद्धि दर जो पर कैपिटा इनकम की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैच करना है हमने। ठीक है, आंकड़ों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं 2019-21 का जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर और अविकसित बच्चों का प्रतिशत यानी स्टंटेड चिल्ड्रन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम हिमाचल की बात करें तो 1.7 है, यानी एक महिला अपने पूरे जीवन काल में, यानी जब तक वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उसके पूरे टाइम पीरियड में कि औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो 1.7। ठीक है, औसतन बात हो रही है यहाँ पे। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये हिमाचल में कितनी है, ये हिमाचल में 26 है, यानी जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं पैदा होने के बाद। तो और 5 वर्ष होने तक कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है हिमाचल प्रदेश में, वो 29। और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन स्टंटेड 31 हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो स्टंटेड की अगर हम बात करें तो स्टंटेड मतलब हिमाचल में जो अगर एवरेज एज है, एज के मुकाबले उनकी एज के मुकाबले हाइट छोटी होना स्टंटेड कहलाता है। हाइट अगर एज के मुकाबले हाइट अगर छोटी है तो उसको हम स्टंटेड बोलते हैं। ये मेनली हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपको बच्चों में ये लक्षण दिखने को मिलता है, यानी न्यूट्रिशंस अगर कम है तो ये स्टंटेड
चाइल्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट 1.7 हिमाचल प्रदेश की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के मुकाबले। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के दौरान, ये तो हमने कवर कर दिया था पहले पिछले क्वेश्चन में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे 25.6, लगभग 26 के आसपास, है ना। मतलब 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितनों की मृत्यु हो जाती है? 26 बच्चों की। हालांकि ये कम हुआ है, देखिए पहले 36 थे, अब 26 पे आ गए थे, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हमने कवर कर दिया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपने सेंसस 2011 के आंकड़े फिर से आ गए। पहले भी हमने कवर कर लिया थे सेंसस के कुछ हिस्से 2011 के, है ना, पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला है कि इनके अनुसार कोई एक जो सही नहीं है वो आपने चूज करना है। पहला, हिमाचल प्रदेश में जो डेकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि 12.94% है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ये तो ठीक है, हमें चूज करना जो ठीक नहीं है, जो सत्य नहीं है। दूसरा, यहाँ पे बोलते हैं कि कांगड़ा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ये बात भी ठीक है, कांगड़ा की हमने देखी थी 15 लाख के आसपास। और नेक्स्ट, हिमाचल की शहरी आबादी 25% है। नेक्स्ट, सभी जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हमीरपुर का है। ये भी हमने देखा था कि हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 402 था, ये 407 था, तो ये शायद 407 था ना, 407। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा कथन है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे तीसरा आपके चूज करना है कि 25% नहीं है हमारे पास शहरी आबादी, बल्कि शहरी आबादी हमारे पास 10% के आसपास है हिमाचल प्रदेश में। और लगभग 90% ग्रामीण हमारे को ग्रामीण पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। वहीं सेंसस के थोड़े से और रिवीजन करें तो डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा कि हमीरपुर में है। वहीं सबसे कम कहाँ पे थी? सबसे कम लाहौल स्पीति में थी, 2 व्यक्ति मिलेंगे। और उसके बाद सेकंड सबसे कम हमारे पास किन्नौर में मिलेगी, वहाँ पे 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगी, यहाँ पे 407 था। और दूसरे पे हमारे पास इधर ऊना देखने को मिलता है हमें 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में। एंड देन अपना बिलासपुर आता है, बिलासपुर में हमें 327 मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। सॉरी। तो लिस्ट पॉपुलेशन की बात करें, तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सबसे कम पॉपुलेटेड वाला हमने देखा कि लाहौल स्पीति ही है। 13,000 यहाँ पे जनसंख्या लगभग 13,000 के आसपास थी। 13,000 थी, 13,000 नहीं, 13,000 तो उसका एरिया था ना। हाँ, 13,000 वर्ग किलोमीटर तो इसका एरिया था, ठीक है, एरिया। वही पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की आप पीछे भी करेक्ट करिएगा, शायद मैंने पॉपुलेशन बोल दिया था। पॉपुलेशन यहाँ पे 31,564, मतलब 31,000 के आसपास पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की। और 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया है, 13,841 वर्ग किलोमीटर एरिया। और लाहौल स्पीति में साथ में हमने देखा था कि जो डेकेडल ग्रोथ थी, दशकीय वृद्धि
पॉपुलेशन की वो नेगेटिव में थी, -5। पूरे सभी स्टेट्स में सबसे कम नेगेटिव, मतलब घटी है यहाँ पे पॉपुलेशन, ठीक है, -5% डेकेडल ग्रोथ। और वहीं डेकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली थी किस डिस्ट्रिक्ट में? ऊना में। जी, ऊना में 16.3% सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हमारे पास ऊना में देखने को मिली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कितना है हिमाचल की जीडीपी में 2023-24 या 24-25? ठीक है, देख लेते हैं हम कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमें पता है कि हाईएस्ट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसटीपी में, स्टेट की जीएसटीपी में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर लगभग 40% और वहीं टर्शरी सेक्टर लगभग 45% के आसपास अपनी स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिटेल में यहाँ पे अगर देखिए तो कंपोजिशन ऑफ करंट प्राइसेस पे अगर हम देखें तो ये देखिए, शायद ये 2024-25 के एडवांस एस्टीमेट की बात कर रहा था, तभी ऑप्शंस में यही दिएगा, है ना। और 2023-24 में हमारे पास जो प्राइमरी सेक्टर है वो 14.7 था, सेकेंडरी सेक्टर 40 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा था और टर्शरी सेक्टर 45.3। तो वहीं 24-25 के एडवांस एस्टीमेट में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15.2, सेकेंडरी का 39.5 और टर्शरी का 45.3% हमारे स्टेट की जीडीपी का था। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर हिमाचल प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ लगभग 54% जो मजदूर है, मतलब 54% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है प्राइमरी सेक्टर। और जीडीपी में कितना हिस्सा देखा था हमने इसका? सिर्फ 15.2%, ठीक है। और पॉपुलेशन इसमें 54% इन्वॉल्व है। वहीं सेकेंडरी में हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन 22.01, लगभग 22% पॉपुलेशन सेकेंडरी में है। और हिमाचल की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, हिमाचल का तो हमने देख लिया, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉय है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है 46.31% लोगों को प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सेकेंडरी में 23.96 व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि हिमाचल प्रदेश में एनरोलमेंट परसेंटेज जो हमारे पास लड़कियों का है, फीमेल का है गवर्नमेंट स्कूल में, वो ज़्यादा है मेल स्टूडेंट के मुकाबले में। यानी मेल के मुकाबले में फीमेल का एनरोलमेंट यानी जो एडमिशन है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, फीमेल का ज़्यादा है मेल का कम, ये हम देखेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट परसेंटेज मेल का ज़्यादा है प्राइवेट में, ये गवर्नमेंट में हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ये प्राइवेट स्कूल्स में मेल ज़्यादा है फीमेल के मुकाबले में, ये प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इधर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम मेल और फीमेल की प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, ये असर रिपोर्ट है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों के अनुसार
यहाँ देखिए आप, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ प्राइवेट स्कूल, और यहाँ पे मेल, बॉयज़ और गर्ल्स देखते हैं ना। गवर्नमेंट में देखिए बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ अगर बॉयज़ और गर्ल्स लिखते हैं ना इसको, बॉयज़ अगर 54 है तो गर्ल्स 57 के आसपास है। एज ग्रुप 7 से 10 के बीच में, 11 से 14 के बीच में बॉयज़ अगर 60 है तो गर्ल्स 66 है एनरोलमेंट। वहीं अगर 15 से 16 के एज के बीच में अगर बॉयज़ 70% है तो ये 73% गर्ल्स है, ये गवर्नमेंट स्कूल में। तो पहली स्टेटमेंट इसलिए ठीक हो गई थी। अब प्राइवेट में ये उल्टा देखो, यहाँ पे आपको बॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे, गर्ल्स कम मिलेंगी, बॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे, गर्ल्स कम मिलेंगी, है ना, बॉयज़ ज़्यादा गर्ल्स कम। तो इस हिसाब से हमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी, इसलिए इन आंकड़ों को आप यहाँ भी देख सकते हो। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त। तो इस तरह से हमने ACF एग्ज़ाम के 2025 के प्रश्न पूरे कर लिए, HPGK के, और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 में पूछे गए प्रश्नों को भी कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।